अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी पंजाब बोर्ड के न्यू बुक के साथ में। आज की इस वीडियो के अंदर हम पहले चैप्टर यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन इसके लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन जो है वो किया जाएगा और आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे वो बआसानी क्लियर कराए जाएंगे। तो बिना कोई देर किए हुए इसके पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन का जिक्र किया जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी का हम पहले मतलब जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहा जाता है और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारे पास जो मुख्तलिफ तरह के जानदार रहते हैं वो जानदार किस तरह से एक दूसरे से अलग अलग हैं। मतलब कि हमारे पास अगर प्लांट्स मौजूद है तो वो अलग अलग तरह के होते हैं, तो उनमें जो वैरायटी पाई जा रही है, उनमें जो फ़र्क पाया जा रहा है, जो हमारी ज़मीन पर मौजूद है, मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है, जानदारों का जो फ़र्क होता है, जानदारों की जो अलग अलग किस्में होती हैं, उसे ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगर पैरोट्स मौजूद हैं तो उनमें भी हमें अलग अलग किस्में मिलेंगी। तो इस तरह से जानदारों की अलग अलग किस्में, जानदारों का फ़र्क, ये सारा बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। तो इसके अंदर हम स्पीशीज़ में बायोडाइवर्सिटी कर सकते हैं, मतलब एक ही नस्ल की स्पीशीज़ है लेकिन वो मुख्तलिफ है। यहाँ हम देखेंगे एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ से कैसे मुख्तलिफ है और इस तरह से पूरे इकोसिस्टम में जो जानदार है वो किस कदर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो बायोडाइवर्सिटी में हम जानदारों को देखते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। फिर आता है एक दूसरा हमारे पास जो कि होता है क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी को ही देखते हुए क्लासिफिकेशन की जाती है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा तरीक़ेकार होता है जिसके अंदर हम जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखते हैं। तो ये अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर हम जानदारों को ग्रुप्स में रखेंगे। एक सिंपल मिसाल आप समझ लें कि अगर हमारे पास मौजूद है एनिमल्स जिनमें एक सिमिलरिटी है कि वो सारे के सारे बच्चों को दूध पिलाते हैं, यानी कि वो मैमल्स हैं। फिर हम देखेंगे कि उनमें फ़र्क क्या है। अगर जिनमें फ़र्क होगा वो यहाँ तक तो सेम है, लेकिन जो अगला ग्रुप बनेगा, इससे छोटा ग्रुप, उसके अंदर वो जानदार जो होंगे अलग अलग कर दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर कुछ शिकारी हैं और कुछ जो है घास खाने वाले हैं, तो घास खाने वाले को अलग और शिकारियों को अलग। फिर शिकारियों को देखा जाएगा कि उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, जो सिमिलरिटीज़ वाले होंगे उन्हें साथ रखा जाएगा और जिनमें डिसमिलरिटीज़ होंगी उन्हें अलग किया जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हमारे पास बनते हैं। तो जानदारों की सिमिलरिटीज़ और उनके फ़र्क को देख करके हम लोग ग्रुप्स बना रहे होते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जानदार जो है किस ग्रुप का होगा, तो उनमें आपस में रिलेशनशिप जो है क्लासिफिकेशन के ज़रिए से हमें पता चलता है। अब हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने वाले शख्स जो थे वो थे कार्लस लिनियस। इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। टेक्सोनॉमी में दो चीज़ें होती हैं, या तो टेक्सोन बनाए जाते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, या फिर जानदारों के नाम दिए जाते हैं। तो एक ऐसा तरीका जिसमें ग्रुप्स भी बने और नाम भी दिए जा रहे हैं, इसे टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लस लिनियस को कहा जाता है, जिन्होंने जो है नेमिंग सिस्टम भी डेवलप किया था, बायनॉम एंड नॉमेनक्लेचर, और जानदारों को दो किंगडम्स में डिवाइड किया था। एक का नाम किंगडम प्लांटाई रखा था, दूसरे का नाम किंगडम एनिमेलिया। प्लांटाई के अंदर प्लांट्स भी मौजूद थे, लेकिन फंगाई और बैक्टीरिया जो थे वो भी यहाँ पर रखे गए थे, और इस तरह से एनिमेलिया के अंदर जो है वो एनिमल्स रखे गए थे। फिर आते हैं एक और शख्स जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल फिर एक तीसरे किंगडम को मुतारिफ कराते हैं और तीसरे किंगडम का नाम रखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम था जिसके अंदर तमाम सिंगल सेल वाले जानदार मौजूद थे, यानी कि प्लांटिंग के अंदर अगर सिंगल सेल वाले जानदार हैं तो उन्हें यहाँ से निकाल करके प्रोटिस्टा के अंदर शामिल कर दिया गया। फिर आता है हमारे पास एक ऐसा वक्त जहाँ पर चार किंगडम बनाए जाते हैं। चौथा किंगडम जो हमारे पास बना है वो है मोनेरा। मतलब कि हमारे पास जो प्रोटिस्टा था उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। प्रोटिस्टा का एक हिस्सा जो है वो मोनेरा बन गया और एक हिस्सा जो है वो प्रोटिस्टा बन गया। मोनेरा के अंदर जो जानदार रखे गए हैं, बैक्टीरिया को मोनेरा के अंदर रखा गया, ब्लू ग्रीन अलगी को जो है वो मोनेरा के अंदर रखा गया है। मतलब कि प्रोटिस्टा में मौजूद थे तमाम की तमाम जानदार जो कि यूनिसेल्युलर थे। अब यूनिसेलुलर में देखा गया दो किस्में होती हैं, एक ऐसे जिनका न्यूक्लियस मुकम्मल है और दूसरे ऐसे जिनमें शुरुआती न्यूक्लियस है, अधूरा न्यूक्लियस है, सेल में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हैं। जिनमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी उन्हें कहा गया प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स का अलग ग्रुप बनाया गया जो कि रखा गया मोनेरा, और बाकी के जो जानदार थे उन्हें प्रोटिस्टा में ही रखा गया। फिर आता है हमारे पास एक ऐसा दौर जब पांच किंगडम हमारे पास बनते हैं, और पांच किंगडम देने वाले शख्स थे वो थे रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने जो फाइव किंगडम सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करा। इन्होंने जो नया किंगडम बनाया था वो था फंगाई। प्लांट्स से फंगाई को अलग करके नए ग्रुप में इनको रखा गया, और इसकी वजह यही थी कि फंगाई काफ़ी हद तक प्लांट से मुख्तलिफ थे। तो हमारे पास अब पाँच किंगडम्स मौजूद थे। फिर एक वक्त आता है कि जब इस पाँच किंगडम सिस्टम को भी तब्दील किया जाता है और उसकी जगह पर हमारे पास एक नया सिस्टम लाया जाता है जिसे थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि शुरू के अंदर दो किंगडम हमारे पास मौजूद है, प्लांटी और एनिमलिया। फिर उसके बाद तीन किंगडम बनते हैं, प्रोटिस्टा का इजाफा होता है जिसमें सिंगल सेल वाले जानदार थे, और फिर प्लांटी और एनिमलिया ये दो अलग अलग हो जाते हैं। फिर एडवर्ड कैटन आते हैं जो कि कहते हैं कि जानदारों को हम दो ग्रुप्स में रखते हैं, एक में प्रोकैरियोट्स होंगे, दूसरे में यूकैरियोट्स होंगे। फिर उसके बाद फोर किंगडम जो है वो पेश किए जाते हैं कैप्लैंड की तरफ से, और इस तरह से मोनेरा एक नया किंगडम आता है
जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स थे। बाकी के जानदार जो थे वो यूकैरियोट्स वाले थे, जिसमें प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमल मौजूद थे। फिर आते हैं हमारे पास विटेकर, जो कि मोनेरा को तो रखते हैं, प्रोटिस्ट को भी रखते हैं और फंगाई का एक नया किंगडम बनाते हैं। फिर आते हैं कार्ल वुज। आज के दौर में इन्हीं की क्लासिफिकेशन जो है वो एक्सेप्ट की जा रही है और इनका जो क्लासिफिकेशन का नजरिया है वो 3 डोमेन्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके अंदर यूबैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियोट जो है ये 3 डोमेन शामिल हैं। अब हम बात करते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम और 3 डोमेन सिस्टम में फ़र्क क्या है। 5 किंगडम सिस्टम के मुताबिक हमारे पास जो मोनेरा था उसके अंदर प्रोकैरियोट्स मौजूद थे, और इस तरह से जो हमारे पास बाकी के 4 किंगडम थे उनमें जितने भी जानवर थे वो सारे के सारे यूकैरियोट्स थे। कार्ल वुज हमारे पास आते हैं, वो बताते हैं कि जो हमारे पास मोनेरा है उसके अंदर जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स 2 किस्म के होते हैं। तो इस तरह से मोनेरा को भी 2 हिस्सों में बढ़ जाना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास अब 2 ग्रुप बनते हैं, एक को आर्किया कहा जाता है, दूसरे को बैक्टीरिया कहा जाता है। तो मोनेरा 2 हिस्सों में बढ़ गया और उसके अलावा यूकैरियोट्स का ग्रुप पहले से मौजूद था। तो इस तरह से हमारे पास 3 ग्रुप्स बनते हैं जिन्हें 3 डोमेन्स कहा जाता है, आर्किया, बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। यही बात आगे बयान की जा रही है कि जो आर्किया और बैक्टीरिया हैं दोनों प्रोकैरियोट्स होते हैं, लेकिन इनमें कई सारे फ़र्क मौजूद होते हैं। मिसाल सेल मेम्ब्रेन का फ़र्क हो गया, तो एक तरह से हम कह सकते हैं आर्किया जो है वो ज़्यादा यूकैरियोट्स के सिमिलर होता है। अब हम लोग एक टर्म का जिक्र करते हैं जो कि हमारे पास फाइलोजेनी, और दूसरा हमारे पास मौजूद है फाइलोजेनेटिक ट्री। जब हम देखते हैं कि एक जानदार का दूसरी जानदार के साथ किस तरह से रिलेशनशिप है, इसे जो है फाइलोजेनी कहा जाता है। और जब हम इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं तो इसे फाइलोजेनेटिक या एवोल्यूशनरी ट्री जो है कहा जाता है। अगर फाइलोजेनी को देखा जाएगा तो आर्किया और बैक्टीरिया जो हैं वो एक ही जानदार में से अलग अलग डिवाइड हुए। मतलब कि एक जानदार हमारे पास ये मौजूद था, इसमें से कुछ जानदार जो थे वो बैक्टीरिया बन गए और कुछ जानदार जो थे वो आर्किया बन गए, और फिर इस आर्किया में से कुछ जानदार जो थे वो यूकैरियोट्स बन गए। ये चीज़ हमें इनके मॉलिक्यूलर स्टडी से पता चली, सेल मेम्ब्रेन वगैरह को देख करके पता चली, और इसी वजह से ये बयान किया जाता है कि आर्किया जो है वो यूकैरियोट से ज़्यादा सिमिलर है, काफ़ी ज़्यादा उनसे रिलेटेड है। तो ये कहा जा रहा है कि यूकैरिया जो है वो आर्किया में से बने थे और आर्किया जो था वो बैक्टीरिया में से बना था। यहाँ पर इनका कॉमन एंसेस्टर मौजूद है। कॉमन एंसेस्टर का मतलब ये है कि एक वो जानदार जिसमें से बाकी जानदार जो है वो वजूद में आए हैं, यानी यहाँ तक ये जानदार एक जैसे थे। एक जानदार जो था वो तो बैक्टीरिया ही रहा, बाकी इसमें चेंजेस आ गए और कुछ जानदार जो थे वो आर्किया बन गए। फिर यहाँ तक आर्किया भी साथ थे, फिर आर्किया में से एक और ग्रुप वजूद में लाता है जिसे हम यूकैरियोट्स कह रहे होते हैं। तो इस तरह से फिर जानदार जो है यूकैरियोट्स में भी अलग अलग बनते गए, आर्किया में भी अलग अलग बनते गए और बैक्टीरिया में भी अलग अलग बनते गए। आप सिंपल एवोल्यूशन को इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से मुख्तलिफ जानदार मौजूद हैं। मिसाल 4 जानदार हैं, 4 में से किसी एक जानदार के अंदर फ़र्क आ जाता है और फ़र्क आने की वजह से ये वाला जानदार जो है बाकी 3 से अलग हो जाता है। तो ये वाले 3 अलग से डिवाइड हो रहे होंगे, ये वाला एक नया जानदार बन चुका होगा। समझ लें कि ये हमारे पास बैक्टीरिया हो गए और ये वाले जानदार जो है हमारे पास आर्किया हो गया। हालांकि ये सारे एक ही सेल में से वजूद में आए थे, लेकिन कुछ चेंजेस की वजह से ये अब उनसे मुख्तलिफ हो गया है। फिर आर्किया अपनी डिवीजन बढ़ाता रहेगा, आर्किया के सेल्स बढ़ते रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि आर्किया में से एक जानदार जो है वो अलग हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से समझ लें कि आर्किया में से फिर यूकैरियोट्स वजूद में आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।